नमस्कार, अक्षय पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उन वीडियोस की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लिंक पर क्लिक करके आसानी से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? तो देखिए, जो ओजोन परत है वो पाई जाती है समताप मंडल में। इसका ऑप्शन भी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? देखिए, भूपृष्ठ यानी कि जो क्रस्ट है पृथ्वी की, जो भूपरपटी है, उस पर सबसे ज्यादा कौन सा वाला तत्व पाया जाता है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। क्रस्ट है उस पर ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन उसके बाद 28%, इस तरह से एल्युमिनियम। ठीक है, इनको आप देख लीजिए एक बार। तो इसमें जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है और दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? देखिए, हमने अभी देखा था कि ऑक्सीजन के बाद जो है सिलिकॉन जो पाया जाता है। ठीक है, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है? तो देखिए, जीवमंडल के जो आवरण की परत है वो 5 से 8 किलोमीटर होती है, लेकिन ऑप्शन में 5 से 8 किलोमीटर है नहीं। 5 से 10 जो है उसके समीप वाला जो ऑप्शन है उसको हम सही करेंगे, यानी कि ऑप्शन इसमें सही होगा, 5 से 10 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा आकार अनुक्रम सत्य है? अब देखिए, जो महाद्वीप दिए हुए हैं उनका आकार के हिसाब से आपको इनको लगाना है। तो इसमें देखिए, जो पहला वाला ऑप्शन है, सबसे बड़ा जो है एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका। तो इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते से घटते क्रम में महाद्वीप लगे हुए हैं पहले वाले ऑप्शन में। पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देख लीजिए, इसमें जो पूरी सारणी दी हुई है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा है और एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उनका कितना वर्ग किलोमीटर जो आकार है वो उसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है। तो देखिए, जो भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कहा जाता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? तो देखिए, जो क्षारीय मृदा है उसके सुधार में प्रयोग किया जाने वाला जो खनिज है वो होता है पायराइट। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा 75% होता है। तो 75% के हिसाब से इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 3/4। ठीक है, 3/4 जो है अवसादी चट्टान है पृथ्वी पर या धरातल पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें जो है सेल के प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, सेल 3 प्रकार के बताए हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं आप पढ़ लीजिए इनको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगुलहास धाराएं चलती हैं। अब देखिए, जो अगुलहास धारा है वो कहां पर पाई जाती है, कहां पर चलती है, आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आप चारों ऑप्शंस को आप देख लीजिए। अगुलहास धारा है वो हिंद महासागर में चलती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। देखिए, जो जल धारा है उनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख धाराएं हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिए। इसमें गर्म और ठंडी दी हुई है। इसी तरह से प्रशांत महासागर में गर्म और ठंडी जो जल धाराएं वो दी हुई हैं। इसी तरह से जो हिंद महासागर है उसकी धाराएं इसमें दी हुई हैं। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो देखिए, सर्वाधिक लवणता जो सबसे ज्यादा खारा पानी है वो आपको बताना है। ठीक है, किसका है इनमें से जो नीचे दिए हुए हैं? इसमें सागर दिए हुए हैं, कुछ झील दी हुई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है मृत सागर में। ठीक है, जो मृत सागर है उसमें लगभग 34% जो है लवणता पाई जाती है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, इससे ज्यादा लवणता किसी के जल में भी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मृत सागर वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए, चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। जो सागरीय जल है उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जो नमक होता है, ठीक है, आप जानते होंगे उसका फॉर्मूला होता है, उसको जो वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड होता है, वही पाया जाता है सागरीय जल में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, विनियमित का मतलब है रेगुलेटेड। ठीक है, तो इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो समताप मंडल में ओजोन के स्तर को जो प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है
वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में किससे हो रहा है? अब देखिए, जो ओजोन परत का क्षरण होता है वो आपको बताना है किससे होता है। ठीक है, किससे जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। जो नीचे दिए हुए हैं ऑप्शन में उनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन से जो है ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, सबसे ज्यादा क्षरण होता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकता है? ठीक है, या हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें 3 दिए हुए हैं। ठीक है, जो संभावित परिणाम हो सकते हैं उनमें से आपको बताना है। ठीक है, जो कौन कौन से सही हैं। तो देखिए, नदी की लवणता में कमी, और दूसरा है भौम जल का प्रदूषण, और तीसरा है भौम जल स्तर का नीचे चला जाना। तो देखिए, अगर बहुत ज्यादा खनन होगा नदी में तो इसमें लवणता से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, दूसरा है भौम जल का प्रदूषण, ये हो सकता है। ठीक है, और तीसरा है भौम जल स्तर का नीचे चला जाना। नदी की जो बालू होती है वो ऊपर के जल को नीचे पहुंचाने में बहुत ज्यादा सहायक होती है, तो इससे क्या होगा, जल स्तर कम हो जाएगा। साथ ही जो बालू होती है वो जल को छानती भी है। ठीक है, छानने में भी सहायक होती है, तो भौम जल का प्रदूषण भी बढ़ सकता है। तो 2 और 3 इसमें सही होंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा, केवल 2 और 3। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें ग्रीन हाउस गैस दी हुई है और उनके स्रोत दिए हुए हैं कि वो कहां से मिलती है, कहां से प्राप्त होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट से मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट से जो है धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दूसरा है CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये ऑटोमोबाइल से निकलती है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो जलमग्न धान के खेत से निकलती है, ये बात भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से निकलती है, ये बात भी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं CFC की। जो CFC है वो AC से निकलती है और या रेफ्रिजरेटर से निकलती है, ऑटोमोबाइल से वो नहीं निकलती है। ये वाला जो है इसमें सुमेलित नहीं है, इसका मतलब इसका ऑप्शन भी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है? मेघाच्छादित का मतलब होता है कि जिस रात में बादल होते हैं। ठीक है, तो ओस की बूंदें नहीं बनती है, तो उसका कारण आपको बताना है। तो देखिए, जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा है वो अगर बादल उसको रोक लेते हैं, वो बादल से टकरा करके वापस से ही धरती पर आ जाती है। पृथ्वी के वातावरण में जो है गर्मी होती है, तो गर्मी होने के कारण जो है ओस की बूंदें नहीं बन पाती हैं। ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी या नागफनी? तो इसका सही उत्तर होगा जलकुंभी। ऑप्शन सी इसका सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो देखिए, वन के पेड़ों की छालों पर लाइकेन उगे मिलते हैं, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? तो देखिए, हैदराबाद में स्थित जो हुसैन सागर झील है वो जलकुंभी के वृद्धि से नष्ट हुई थी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं? तो देखिए, चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा जीरोफाइट्स। ठीक है, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में जो उगने वाले पौधे हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। देखिए, उन्होंने मिट्टी पूछी है। ठीक है, पादप के लिए जो है सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो इसमें सही उत्तर होगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है वो पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो देखिए, प्रकाश, वर्षा, मृदा या मृदा जल। इन कारकों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, निर्धारित करता है, वो है वर्षा। ठीक है, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पर जो है उसी प्रकार के पेड़ होंगे जो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है जिनको, और जहां पर वर्षा कम होगी वहां पर ऐसी वनस्पति होंगी कम पानी में भी रह सकते हैं। तो जो वर्षा है वो सबसे ज्यादा निर्धारित करती है वनस्पति को, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे किस प्रकार के जल अवशोषित करते हैं? तो देखिए, गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल या क्रिस्टलीय जल। तो जो पौधे हैं
वो मिट्टी के कणों के बीच में जो जल की बूंदें होती हैं उनको अवशोषित करते हैं, यानी कि केशिका जल को वो अवशोषित करते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, केशिका जल का मतलब होता है जो मिट्टी के जो कण हैं उनके बीच में जो जल की बूंदें होती हैं, जल होता है, ठीक है, उससे बोलते हैं केशिका जल। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। तो देखिए, मरुस्थल यानी कि जो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मासल। मासल का मतलब होता है कि उनके तने में जो है पानी भरा होता है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मासल, जैसे कि नागफनी है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। जो मरुस्थल में है जो है मासल प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो देखिए, घास स्थलीय पारितंत्र जो होता है उसमें संख्या का पिरामिड होता है सीधा, क्योंकि घास जो है उत्पादक होती है उसमें और वो सर्वाधिक मात्रा में होती है। उसके बाद जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो उससे घास से कम संख्या होती है उनकी, और जो कीड़े मकोड़ों को जो खाते हैं उनकी संख्या उनसे भी कम होती है। ठीक है, और उससे ऊपर जो है उपभोक्ता जो होता है, जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है वो उनकी संख्या और भी कम होती है। इसका मतलब जो है घास स्थलीय पारितंत्र जो है वो सीधा बनता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं। तो देखिए, जीव संख्या का जो पिरामिड है, ठीक है, जीव संख्या का ही पूछा हुआ था, तो इसमें मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, आपको और अच्छी तरह से दिख जाएगा इसमें। तो देखिए, पहले वृक्ष का जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है जीव संख्या के मामले में। क्यों? क्योंकि जो वृक्ष जो होता है वो अकेला होता है, यानी कि उत्पादक जो है वो एक होता है। ठीक है, उसके बाद उसका उपभोग करने वाले जो उपभोक्ता हैं इससे ज्यादा होते हैं, और अपघटक की संख्या और ज्यादा होती है। इसका मतलब जो वृक्ष का जो पिरामिड है जीव संख्या का वो उल्टा बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से तालाब का जो पारितंत्र है जीव संख्या के लिए वो सीधा बनता है, क्योंकि इसमें उत्पादक की संख्या ज्यादा होती है और फिर उपभोक्ता की संख्या घटती चली जाती है, और जो सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता होता है उसकी संख्या और घट जाती है। ठीक है, तो ये भी सीधा बनता है। इसी तरह से जो घास का है, जो घास की संख्या है वो ज्यादा है, और उसको उपभोग करने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या लगातार घटती जाती है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जीव संख्या का पिरामिड है, घास का पिरामिड जो सीधा बनता है, तालाब पारितंत्र का जो पिरामिड है वो भी सीधा बनता है, सिर्फ वृक्ष का पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसके पिरामिड के बारे में। तो जीव भार का अगर पिरामिड पूछा जाए, तो अगर तालाब का पिरामिड पूछा जाए तो वो उल्टा बनता है। ठीक है, आपको बताना है कि वो जल तंत्र का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है जीव भार के लिए, क्योंकि इसमें जो उत्पादक का जो जीव भार होता है वो कम होता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे कि उपभोक्ता और फिर द्वितीयक उपभोक्ता, इसी तरह से जो है जीवों का भार बढ़ता चला जाएगा, और जो सर्वोच्च उपभोक्ता है उसका भार सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है उल्टा होता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है संचित ऊर्जा का पिरामिड दिया हुआ है। सौर ऊर्जा को जो उत्पादक है वो सर्वाधिक रूप में ग्रहण करते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता की तरफ को जैसे ही जाएंगे, तो हर बार जो है ऊर्जा जो है वो घटती चली जाएगी। सिर्फ 10% जो है ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता है। ठीक है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को 10%, और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को फिर 10%। ठीक है, इस तरह से जो हर स्तर पे जो 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो पाती है। इसे लिंडेमान का 10% का नियम भी कहते हैं, यानी कि जो 90% ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये संचित ऊर्जा का जो पिरामिड है वो भी सीधा बनता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। तो देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। तो तालाब में जो पारितंत्र का जीव भार का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो देखिए, खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है, यानी जो उत्पादक है उनसे जो है उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो ऊर्जा लेते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता लेते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता से जो है सर्वोच्च उपभोक्ता लेते हैं। तो इस तरह से जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है एक रेखा में होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का 90% जो ह्रास हो जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यानी सिर्फ जो 10% ऊर्जा ही वही स्थानांतरित हो पाती है। ठीक है, ये किसने नियम दिया था? लिंडेमान ने दिया था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, जो 90% ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। चलो ऑप्शन डी इसमें सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। जो पिरामिड है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, उसकी संकल्पना दी थी, वो दी थी चार्ल्स एल्टन ने। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा।
चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, मैं इसमें आपको सही वाला ऑप्शन बताऊंगा। तो सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं आदपोदभिद। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादल का बनना, बिजली कड़कना, तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, वायुमंडल की परत होती है, मैंने आपको कई बार पिछली वीडियोज में इसके बारे में आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो देखिए, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। और ये जो है पृथ्वी की सतह के सबसे करीब वाली परत है, ठीक है, क्षोभ मंडल। इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए फिलहाल इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इनको हम समझ लेते हैं एक बार परत को इस डायग्राम से। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे पृथ्वी के सबसे करीब वाली जो है क्षोभ मंडल परत है, और इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और इसमें हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, ये देख ही रहे होंगे आप, देख लीजिए, बाकी चीजें भी दी हुई हैं, और इन जो परतों का एक क्रम दिया हुआ है इनको आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो में इनको आपको अच्छी तरह से समझा भी चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। अब लवणीय मृदा का मतलब है नमकीन मृदा, तो उसमें उगने वाले जो पादपों को कहते हैं हेलोफाइट। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए, सूर्य ग्रहण होने की जो स्थिति है वो आपको बतानी है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो पेड़ों की कतार के बीच में फसल उगा लेते हैं, आपने देखा होगा अगर आप गांव में रहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसमें सही उत्तर होगा कृषि वानिकी, इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है तोंगया प्रणाली, ये भी, इसमें भी ऐसा ही होता है कि पेड़ों की जो कतारों के बीच में फसल उगाई जाती है, लेकिन ये उस समय पर उगाई जाती है जब पेड़ जो है छोटे होते हैं। छोटे पेड़ों के समय जो फसल उगाई जाती है उनके बीच की कतारों में, उसे तोंगया प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। ये एक टेम्परेरी होती है, ठीक है। जैसे ही पेड़ बड़े हो जाते हैं, बड़े पेड़ों के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषि वानिकी कहते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोभी मरुस्थल विश्व के बड़े मरुस्थल में से एक है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो देखिए, गोभी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। मंगोलिया में इसका एक भाग आता है। ऑप्शन सी इसका सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मंगोलिया कहां पर पड़ता है? ये रसिया और चाइना के बीच में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो जो दैत्याकार पांडा है वो पाया जाता है चीन में। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? विश्व ऊष्मायन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग से। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो वाहनों से निकलने वाली गैसों से होती है, क्योंकि उससे जो है CO2 गैस निकलती है, ठीक है, मुख्य रूप से। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। तो देखिए, चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ले हवाई अड्डा जो है भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। ऑप्शन सी इसका सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो देखिए, चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए, इसमें सही उत्तर होगा जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, क्योंकि जो बच्चे हैं विजुअल्स जो है वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है, बच्चे हों या बड़े हों। तो विजुअल से अगर कोई चीज़ आप समझाओगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बच्चों को खास तरह से जो फिल्म देखनी है या विजुअल्स देखना जो अच्छा लगता है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।